अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है हार्दिक दवे और ये हैं जामनगर गुजरात से। 14 जुलाई 1999 का इनका जन्म है और सवाल इन्होंने पूछा है जो वो तो चलो बताऊंगा ही, पर 2-3 चीजें समझने वाली हैं। मेरे यहाँ मैंने जब अपने ऑफिस में जो 2-3 लोग हैं हम लोग उनसे जब बात करी तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने भी मेरे यहाँ शुल्क देकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराई है वो घबराएं नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही हूं। मुझे अकेले ही कुंडली देखनी पड़ती है, कोई मेरा काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे नाम पे किसी और से मैं कुंडलियां दिखवाता हूं, ऐसा नहीं। वो काम मुझसे ही मैं ही करता हूं। तो अकेला व्यक्ति कितनी कुंडलियां देख लेगा। और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा कुंडलियां नहीं देखता, 3 से 4 से 5, इससे ज्यादा नहीं देख पाता, क्योंकि अब एक कुंडली पे अगर मैं अच्छे से बात करने लगता हूं तो फिर उसको समय सीमा में नहीं बांधता। तो आप लोगों के लिए ही, अगर आप के लिए ही मैं वक्त मांग रहा हूं तो निस्संदेह ये बात भी समझनी है। आजकल लोगों में प्रायः जो है वो जल्दी जल्दी कुंडली, नहीं, फोन आते हैं जब, पंडित जी कितने की, कब तक बात कर लोगे, तो 1 महीने की, 1.5 महीने की, तो भाग जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इंतजार करना ही होगा। और अगर इंतजार करेंगे तो निस्संदेह जिन लोगों से, मैं खास करके उन लोगों से कहता हूं जिन लोगों की अपॉइंटमेंट मेरे यहाँ बुक है, और जरूर ही आप लोगों को धैर्य का पालन करना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए ही वक्त बचा रहा हूं या निकाल रहा हूं या वक्त ले रहा हूं। जिनसे बात करता हूं उन लोगों से जब बात होती है तो वो लोग सच में ये बात कह के जाते हैं कि नहीं पंडित जी ये बिल्कुल सही बात है और अच्छा लगता है। तो इसमें मुझे आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि वो मुझे मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो मैं अपने लिए नहीं, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं। अब आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये बहुत जरूरी बात है और वस्तुतः मैं इससे बहुत परेशान हो गया था कि लोग जो है वो कई बार गुस्सा करने लग रहे हैं कि इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यहाँ पे ये पंचांग मैं सबसे पहले इनकी कुंडली का बता देता हूं। इनकी कुंडली का पंचांग जो है वो बना है आषाढ़ माह, दक्षिणायन में, वर्षा ऋतु। अब जरा ध्यान से समझिए, आषाढ़ माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो उग्र है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि वो स्त्री का प्रेमी है। कई बार मतलब जीवन में जितने भी प्रभाव की स्थिति बनती है उसके जीवन में स्त्रियों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। और साथ ही साथ व्यक्ति जो है वो कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं होता है। कई बार वो भटकाव में होता है या भटकता हुआ सा रहता है। दिमाग की प्रवृत्ति बार बार बदलती सी रहे। इसका एक और कारण ये भी हो सकता है कि दक्षिणायन में जन्मा है व्यक्ति। अब दक्षिणायन में जन्मे होने से पापक ग्रहों का प्रभाव जब बढ़ेगा तो उग्रता बढ़ेगी, गलत निर्णय लेने की प्राबल्यता बढ़ेगी, धैर्यहीनता की स्थिति ज्यादा बढ़ जाएगी, प्रभाव को व्यक्ति बलपूर्वक जो है वो किसी काम को करने में विश्वास रखने लगेगा। ऐसी स्थितियां बनती हैं। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के दिमाग में उत्तेजित होने की या फिर दिमाग में जो विचारों की प्राबल्यता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब अब आप यहां से बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते नहीं हैं, पापक होते हैं। इस वजह से कि जन्म कुंडली में जब व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष में होता है तो संतान उत्पत्ति में कई बार दिक्कतें आती हैं या कष्ट होता है। या साथ ही साथ यह भी बात होती है कि व्यक्ति होता बड़ा ही मधुर और मधुरभाषी होता है, गुह्य से गुह्य चीजों को बहुत ही समझने वाला होता है, तार्किक होता है, विवेचनात्मक प्रवृत्ति को धारण करने वाला होता है। और साथ ही साथ बुधवार के जन्मे होने के कारण यहां से भी व्यक्ति में तर्क की प्रबलता देखी जा रही है। मतलब व्यक्ति आसान तार्किक नहीं है, उसके तर्क में अगर कोई फंस जाए तो वो अच्छों की छठी का दूध याद करा दे, ऐसे उसमें देखने को मिलती हैं चीजें। अब एक बात और भी बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, पंचांग पे और भी चर्चा कर दूं। बुधवार के जन्मे होने से व्यक्ति के जीवन में बुद्धिमानी का, व्यक्ति के जीवन में चंचलता का,
व्यक्ति के जीवन में प्रभाव को अलग तरीके से और बचपना करने वाला या बचपन उसका कभी भी खत्म ना हो ऐसा बना देता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति राजसिक होता है, प्रभाव संपन्न होता है, दबंग होता है। वज्र योग में जन्मे होने के कारण बलिष्ठ भुजाओं वाला और सुंदर और सुगठित शरीर वाला, थोड़ा थुलथुले शरीर का भी होता है। बालव कर्ण ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर, ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण अब व्यक्ति जो है वो भले ही थोड़ी गरीबी को प्राप्त करे पर अपने स्थिति के हिसाब से वो, मतलब ब्राह्मण कैसा होता है आप जरा विचार करिए। ब्राह्मण कैसा, उसके पास ज्ञान का बल है पर बल का बल नहीं है। वो हो सकता है कि झगड़ालू ना हो, वो हो सकता है कि थोड़े ही पल में वो बिल्कुल ही आर्द्र हो जाए। भगवान नारायण का उपासक होता है, पूजनीय होता है, मतलब उसके अंदर ब्राह्मणत्व के गुण हो रहे हैं। और देवगण के होने के कारण उसके अंदर तामसिक और राजसिक तत्वों का प्रभाव कम रहेगा और शुद्ध सात्विक तत्वों का प्रभाव ज्यादा रहेगा। भोजन, विचार, उठने बैठने का तरीका, समाज में रहने का प्रभाव स्तर, उसका वैचारिक स्थिति, ये सब जो है वो उच्चतम स्तर को प्राप्त करने वाले होंगे। आपकी स्थिति कभी भी, अब होता क्या है कि कई बार हम जब राजसिक और तामसिक गुणों से युक्त होते हैं तो यहाँ पे हम अब किसी भी चीज में महंगी चीजें ज्यादा देखने लगते हैं या कुछ अच्छी चीजें हमें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, चमकीली चीजें हमें ज्यादा पसंद करती हैं। तामसिक वाले में भले ही कितना ही मैं कष्ट में रहूं पर कर्ज लेकर के घी पीने वाली चारवाक के मत के सिद्धांत के आधार पर वो जीवन जीने लगता है। ऐसी स्थिति हमें कई बार जीवन को छू देती है। तो हमें ये यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का जीवन कलुषित नहीं है, बुद्धिमान है, ज्ञान से संपन्न है, सुशिक्षित है और बुद्धिशाली है। अपने किसी भी शत्रु को वो कभी भी जीवन भर नहीं बना करके रखना चाहेगा, उससे जितनी जल्दी हो सके मित्रता करने का प्रभाव उसके दिमाग में चलता रहता है। ये इनका पंचांग। इस पंचांग में सबसे अच्छी जो बात है वो बताऊं? इस पंचांग में सबसे जो अच्छी बात है वो है व्यक्ति का जन्म पुष्य नक्षत्र में और ब्राह्मण वर्ण और देवगण का होना। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ और बहुत मजबूत करने में आगे रखेंगे। ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद बुधवार का जन्म, कमजोरी, दक्षिणायन में जन्म होना, आषाढ़ में जन्म होना, ये चीजें, और चंद्रमा का कमजोर होना या पापक होना, ये इस कुंडली के पंचांग की कमजोर एक बिंदु हो सकती है। अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली में सबसे पहले लग्न पे लेके आता हूं। ये कर्क लग्न की कुंडली बनी जो मूलतः यहाँ के अधिपति होते हैं, मतलब 4 नंबर की। अब जरा विचार करिए तो कर्क लग्न को पहले समझने का प्रयास करते हैं। लग्न कैसा? व्यक्ति हमेशा ही डरा डरा हुआ सा महसूस करेगा। यह व्यक्ति हमेशा ही अगर डरा डरा हुआ महसूस ना करे तो फिर भी अगर वो साहस भी दिखाता है तो बाहर से दिखाएगा, पर अंदर तो कहीं ना कहीं डर है। लड़ने में, झगड़ने में, या जब कभी देखे कि बात बिगड़ रही है या झगड़ा हो जाएगा तो वहां से भाग जाएगा। और भाई बहनों में कई बार बड़ी जो बहनें होती हैं वो बड़ी होती हैं और भाई जो ये स्वयं जातक हो ये स्वयं छोटा होता है। ऐसा कई बार अधिकतर देखा गया है। उसके जीवन में स्त्रियों का प्रभाव ज्यादा होता है और छुप छुप करके स्त्रियों से बातें करे, स्त्रियों के पास गहनता से बैठ करके उनकी समस्याओं को सुनने और समझने वाला होता है। उसके जीवन पर तो स्त्रियों का प्रभाव होता ही है, कई स्त्रियां ही उसकी मित्र हो जाती हैं, पुरुष कम मित्र होते हैं, थुलथुला होता है, नितंब बड़े बड़े होते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति का जो प्रभाव है वो समाज में एक ऐसा है जो ये कह सकते हैं कि उसके अंदर स्त्रियोचित गुणों का अब बहुत ज्यादा प्रभाव ज्यादा है। इतनी ही बात कह सकता हूं कि स्त्रियोचित गुणों का प्रभाव ज्यादा है। दूसरी बात कि अगर आप कर्क लग्न वालों को और भी निकटता से समझना चाहते हैं तो इनके दाम्पत्य में कभी कभी एकाकीपन आता है या फिर ये कई बार होता है कि इनका दाम्पत्य थोड़ा कठोर आरंभ में होता है, बाद में जाकर के वो पूर्णतया स्त्री के वशीभूत हो जाते हैं। और कई बार तो उनके निर्णय की स्थिति इतनी ज्यादा भावुक होती है कि स्वतः ही निर्णय गलत लेते हैं और कुटुंबजनों का सुख उन्हें नहीं मिलता, या कई बार अपने कुटुंब से भी वो बहुत ज्यादा उतने घुल मिल नहीं पाते हैं जितना उनको मिलना चाहिए, या बाद में जाकर के सारे कुटुंबी अलग अलग हो जाते हैं और जीवन में व्यक्ति अकेला ही रह जाता है। ये एक सामान्यतया कर्क लगने वाले की बात है, जहां व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है वो इमोशनल होता है और उलझा हुआ रहता है थोड़ा सा, और या भी ये भी कह सकते हैं कि उसका बचपना कभी जाता नहीं है। दूसरी बात, आप अगर इनकी कुंडली में देखें तो प्रथम दृष्टया क्या बात हो रही है कि लग्न में लग्न के अधिपति बैठे, लेकिन चंद्रमा
नैसर्गिक रूप से शुभग्रह होते हैं पर बैठे पापग्रह होकर के हैं, क्योंकि वो राहु के साथ हैं और वो शुक्ल पक्ष के द्वितीय तृतीय तिथि के हैं तो पापक हो जाते हैं। लेकिन लग्न में राहु भी बैठे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, तो व्यक्ति जो है वो दिमागी बहुत है, दिमाग ज्यादा लगाए, और क्रोध भी है, क्योंकि अगर क्रोध करेगा तो अतिरेक कर दे, कभी हो नहीं, पर अगर कुंठा से ग्रसित रहे, क्रोध को दबाता रहे दबाता रहे दबाता रहे, पर एक ही बात जब वो फटता है तो बहुत ही भीषण रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति भी बदल, उठा के पटक दे फिर भी कुछ समझे नहीं। और दूसरी बात कि चंद्रमा लग्न में बैठ करके व्यक्ति के स्वास्थ्य को, व्यक्ति के धैर्य के प्रभाव को, व्यक्ति के स्वाध्याय को, व्यक्ति के प्रभाव को, व्यक्ति के आयु को, इन सब चीजों को मजबूती भी देने का काम कर रहे हैं। लग्न में चंद्रमा और बुध जैसे दो ग्रह बैठेंगे तो व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर भी कर सकते हैं। राहु कर्क राशि के बैठे हैं, यहां वो बहुत ज्यादा न तो अच्छे होंगे न तो बहुत ज्यादा बुरे होंगे, लेकिन हाँ कई बार घर में कलह का वातावरण भी विवाह के बाद बनता है, दाम्पत्य में पत्नी के आने के बाद ऐसी स्थितियां बनती हैं। दूसरी बात, यहाँ पे राहु लग्न के अधिपति के साथ ही बैठे हैं, क्योंकि एक अच्छी स्थिति ये कही जाएगी कि केंद्र के अधिपति होकर के और केंद्र के अधिपति के साथ ही अगर बैठे हों या केंद्र के अधिपति के साथ ही अगर राहु का संबंध बनता हो तो उसे खराब नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे व्यक्ति के पास इतना ज्यादा कंफ्यूजन वाला एक प्रभाव आ जाता है जिसमें व्यक्ति पिस करके रह जाता है, उसको पता ही कई बार नहीं चलता है कि मुझे जाना कहाँ है, या फिर कई बार उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात भी बनते रहते हैं। वो गाना भी बहुत अच्छा गा सकता है, उसके वाद्य यंत्र बजाने की कला भी उसको बहुत अच्छे तरीके से आती है, लिखना भी अच्छा जानता है, उसके अक्षर भी अच्छे हैं, वो तकनीक का ज्ञान भी रखता है, वो इमोशनल भी है, प्रभाव भी बढ़ाना चाहता है, और कई सारी चीजों का मिक्सचर हो जाता है वो। और प्रायः जल से संबंधित चीजों से वो, चूंकि कर्क राशि जो होती है वो जल तत्व की राशि होती है, और ये एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति स्त्रियोचित गुणों का बहुत ज्यादा प्रभाव अपने अंदर छोड़ जाता है या उसके अंदर वो चीजें होती हैं। आप जब इनकी कुंडली में गौर करेंगे तो चंद्रमा और बुध का लग्न का बैठना, ये तो चलिए इसकी बात मैंने करी। गुरु और शनि का एक साथ बैठना, अब ये गुरु कौन है? भाग्य भाव के अधिपति, साथ ही साथ छठे भाव के अधिपति। तो छठे भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में दशम में बैठे, और दशम भाव के अधिपति हो कर्क लग्न की कुंडली के लिए ये सामान्यतया पापी भी होंगे, और कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि भी मारक हो जाते हैं। या फिर यहाँ पे एक बात कि जब छठे भाव के अधिपति का संबंध अष्टम भाव के अधिपति या सप्तम भाव के अधिपति के साथ, अब ध्यान से, तो छठे स्थान के अधिपति गुरु और सप्तम स्थान के अधिपति शनि, इनका संबंध एक साथ हो रहा है, जहां शनि जो है वो नीच के हैं। एक नंबर की राशि में शनि नीच के हो जाते हैं और उनका नीच भंग मंगल कर दे रहे हैं इनको देख करके। क्लियर है? गुरु बैठे हैं जो कि रोग के अधिपति हैं, तो सप्तम और छठे के अधिपति का एक साथ जाकर के, ये दोनों अच्छे भाव के अधिपति नहीं है, और शनि नीच के हो रहे हैं, जिनका नीच भंग अगर आप देखें तो 21 डिग्री भरणी नक्षत्र, जिसके अधिपति शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में नीच की राशि की तरफ या नीचासन्न है, नीच की राशि की तरफ बैठने से उनका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब ये जरूरी ही है कि व्यक्ति के जीवन में रोजगार वाला क्षेत्र और कैरियर वाला क्षेत्र मेहनत ज्यादा मांगे। क्यों ऐसा? क्योंकि पराक्रम भाव के अधिपति, त्रिक भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बुध के साथ बैठे हैं। राहु के साथ बैठने के कारण, तीसरे भाव के अधिपति राहु के साथ लग्न में बैठने के कारण व्यक्ति को जहां मेहनती बनाएंगे, वहीं पे व्यक्ति के जीवन में कंफ्यूजन भी डालने वाले हो जाएंगे, और वस्तुतः व्यक्ति के यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि में विलंब के कारक भी होंगे। मतलब राहु की दशा में ये चीजें संभव हैं। वही राहु की दशा में रोजगार में एक समय के आने के बाद जब वो राहु यहाँ के फल को हटा करके यहाँ का देने लगेंगे तो वो कुछ अच्छाइयां भी देंगे, और यहाँ पे आकर के फिर से वो वापस तटस्थ हो जाएंगे, न तो अच्छा न तो बुरा। मतलब पहले बुरा फिर थोड़ा अच्छा, अंतिम में न बुरा न अच्छा, ऐसी दशा निकल जाएगी। आप जब इनकी कुंडली में, मैं गुरु और शनि पे था, गुरु अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं, जिसके अधिपति केतु जन्म कुंडली में व्यक्ति की पत्नी को मूढ़ या कई बार अपने बुद्धिमानी का संपूर्ण प्रभाव ना दिखाने वाली या कई बार जड़ बुद्धि को प्राप्त करने वाला बना दे रहे हैं, ऐसी स्थिति। और गुरु और शनि का प्रभाव, तो शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पे। अब ये सूर्य कौन है? तो जन्म कुंडली में धन के अधिपति। तो धन के अधिपति, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख करके, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख करके, धन भाव के अधिपति 12वें में गए और 7वीं दृष्टि से व्यक्ति बलपूर्वक पैसा खर्च करके अपने कुटुंब को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, पर वो असफल रहेगा।
उसके कुटुंब कभी भी उसके अपने नहीं होंगे। धन है क्योंकि धन के कारक मित्र की दृष्टि से और शुक्र को देख रहे हैं जो कि इस कुंडली के सुखेश हैं। इस कुंडली के लिए शुक्र चतुर्थ और एकादशवें के अधिपति होते हैं। शुक्र भी यहां पापक होते हैं, लेकिन लाभ के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं और जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति के द्वारा, ध्यान से, भाग्य भाव के अधिपति के द्वारा लाभ के अधिपति शुक्र पांचवी दृष्टि से देखे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के जीवन में महाभाग्यशाली योग भी बना हुआ है और व्यक्ति धन को प्राप्त भी करेगा और साथ ही साथ वो धन खर्च भी करेगा और धन के खर्च होने की स्थिति उसके जीवन में निरंतर बनी रहेगी। दूर देश जाकर के, देशांतर में जाकर के, अपने देश से दूर जाए तब जाकर के उसका धन बचे, या फिर बहुत ही हठपूर्वक या बहुत ही बलपूर्वक, बहुत ही मेहनत करके व्यक्ति को धन कमाने की स्थिति बनती है। ऐसा क्यों? कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं क्योंकि केंद्र के अधिपति और त्रिकोण के अधिपति होते हैं। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के केंद्र में बैठने से मंगल का प्रभाव और भी ज्यादा तीव्र हो जाएगा। उससे केंद्र में दो शुभग्रह बैठे हुए, उसको एक शुभग्रह और भी देख रहे हैं और इस भाव के अधिपति माता से सुख और संपन्नता की स्थिति को प्राप्त करा रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। और इस भाव के अधिपति को गुरु की दृष्टि और इस भाव में बैठे ग्रह को गुरु की दृष्टि प्राप्त है। इस वजह से व्यक्ति देर सवेर ही सही पर अपना संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेगा। और मैं एक बात और भी बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात है कि चतुर्थ स्थान के अधिपति का संबंध जब देव गुरु बृहस्पति से हो जाए तो व्यक्ति वाहन का सुख भी भोग लेता है। आज ही मैंने कल वाले के कार्यक्रम में वाहन का सुख वगैरह के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें क्या बात कही थी कि चतुर्थ स्थान को अगर सूर्य और गुरु या फिर गुरु अगर देख लेते हो तो व्यक्ति को पिता से भी वाहन मिलने के आसार बन जाते हैं। और उस पर कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किया था। पर एक बात और भी है जो समझना है कि इस स्थिति को आप यहां से तो चलो ठीक है, पर इसके लिए हमें शुक्र की स्थिति को भी देखना होगा। तो वाहन वगैरह का सुख जो है वो व्यक्ति को सरकार से भी मिलते हुए देखा जा रहा है क्योंकि शनि की उच्च दृष्टि यहां पड़ रही है और वो शनि जन्म कुंडली में सूर्य को भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये बनता है कि चतुर्थ जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति को, जो कि सूर्य हैं, शनि ने देखा है। इसका मतलब है कि धन भाव के अधिपति पे अगर एक पापक ग्रह और एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो इसका मतलब है कि धन व्यय की स्थिति भी बनेगी। शनि सूर्य को देखेंगे, नेत्र की समस्या, बालों की समस्या, दांतों की समस्या, पेट की समस्या और कई बार व्यक्ति को झिनझिनी आदि या कई बार रक्त से संबंधित समस्या और अतिरेक की स्थिति में आकर के व्यक्ति क्रोधी हो जाता है बहुत ज्यादा। इन्होंने सवाल पूछा भी है, अब इनका सवाल मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं। क्या सवाल पूछा है? क्या मैं पुलिस अधिकारी बन सकता हूं? देखिए, मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं स्वाति नक्षत्र के, जिसके अधिपति राहु जन्म कुंडली में लग्न में ही बैठे हैं और वो राहु आश्लेषा के बैठे हैं। व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुद्धिमान, अपने दिमाग को पहले एकदम सटीक स्थान पे रखिए और बिल्कुल पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा और बुध राहु के साथ बैठ करके आपके दिमाग को कंफ्यूजन में भी रख रहे हैं। अगर बात मैं इस कुंडली को कहूंगा तो इस कुंडली में एक तरफ दाहिने जहां बाएं स्थिति में सूर्य बैठे हैं और आप जब देखें तो ये कुंडली लग्न में चंद्रमा और बुध और दशम स्थान में शनि और गुरु के बैठने से और मंगल के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ जाने से सीमित समय तक ही इस कुंडली में अधिकारी बनने का योग जाता है, उसके बाद नहीं। क्योंकि अगर मैं एक बात कहूं तो आपकी कुंडली में 2025 के पहले महीने तक या फिर उससे भी कम 2022 के 5वें महीने तक अगर कोई परीक्षा इधर बन रही है तो उसमें अपना पूरा दम लगाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जैसे ही आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव आएगा और वो नीच के होकर के बैठे हैं, हालांकि शनि मंगल का संबंध जरूर है और नवांश कुंडली में भी शनि उच्च के हो जा रहे हैं, तो एक स्थिति 2022 के 5वें महीने से 25 तक भी बन रही है। लेकिन हम इस शनि पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि नवांश कुंडली में जो शनि बैठे हैं वो वृश्चिक राशि के चले जा रहे हैं अष्टम और सप्तम के अधिपति होकर के, यानी कि नवांश दशमांश कुंडली में। इस वजह से कि अगर शनि और मंगल को आप देखें तो यहां परिवर्तन हुआ है तो निस्संदेह वो मेहनत मांगेगा और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो आपको परिणाम नहीं देगा। ऐसा इसलिए भी बोल सकता हूं क्योंकि राहु की दृष्टि यहां पे है। ये आपके जीवन में परेशानी के कारण भी बन सकते हैं। इस भाव के अधिपति मंगल जो हैं वो जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, जिस भाव के अधिपति मतलब पंचम भाव के अधिपति के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि पड़ेगी
तो व्यक्ति शिक्षा से, यश से, कीर्ति से, सम्मान से, पद से, प्रतिष्ठा से समाज में प्रतिष्ठित होता है, लेकिन मशक्कत भी बनी रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शनि के साथ बैठे हैं और आपकी कुंडली में जो अभी दशा चल रही है वो गुरु की चल रही है, वो अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि अगर गुरु यहां पे बैठे हैं मंगल की राशि में, तो मित्र की राशि में बैठे तो हैं, पर वो नीच की राशि, नीच जो शनि बैठा है वो नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं, अपने एक सामान्य फलदायी ग्रह के साथ बैठे हैं। इस वजह से उनका प्रभाव अभी कमजोर सा रहेगा। और गौर करिए तो ये कर्क लग्न की कुंडली है, जिसमें बुध भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, वो भी इस कुंडली के लिए मेहनत ही ढूंढते हैं। इसका मतलब ये बनता है कि आपको अभी तो मशक्कत 5वें महीने में, पर इससे थोड़ी सी अच्छी स्थिति, मैं शनि को भी कहूंगा, खराब नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये 25 तक ही बनती है। अब आप 1999 के हैं, देखना ये होगा कि आपकी अवस्था कितनी है और कब तक आप दे सकते हैं। मुझे उस चीज का ज्ञान नहीं है कि आपकी उम्र कब तक है और कितनी है, पर वस्तुतः इस कुंडली में व्यवसाय करने का भी योग बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति पे अगर गुरु और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति जो है वो तकनीक के क्षेत्र में या कई बार जमीन और भूमि से संबंधित क्षेत्रों में भी व्यवसाय कर लेता है। और एक बात और भी है, व्यक्ति नेटवर्क से संबंधित क्षेत्रों में, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह के क्षेत्र में, बड़े बड़े होर्डिंग आदि के क्षेत्र में भी काम कर सकता है। ऐसी स्थितियां भी, मार्केटिंग वगैरह का भी काम व्यक्ति की कुंडली में बनता है। अगला सवाल इन्होंने पूछा है, दशमांश कुंडली में आप जरा गौर करिए, कर्क लग्न की कुंडली बनती है गुरु के साथ। आप बाहर या जन्म स्थान से दूर जाकर के पहले तैयारी शुरू करिए, तब जाकर के कुछ सफलता के और भी अच्छे परिणाम दिख रहे हैं या आसार बन रहे हैं। सवाल इनका दूसरा है, सरकारी अधिकारी के योग हैं। गुरु अगर जन्म कुंडली में बैठे हैं, चंद्रमा से केंद्र में, बुध और गुरु का प्रभाव है, आप सरकारी अधिकारी में अगर डिग्रियां अगर देखता हूं तो अष्टम भाव के अधिपति नीच के हो जा रहे हैं और नवम भाव के अधिपति नीच के शनि के साथ, शुक्र जो है वो नीचाभिलाषी हो जा रहे हैं। इस वजह से इनके प्रभाव थोड़े थोड़े कमजोर हो रहे हैं। सूर्य जो है वो 12 में चले जा रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति पहले ही कंफ्यूजन में हो रहा है। इस वजह से थोड़ी समस्या ज्यादा है। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले अगर यहाँ पे 2025 तक स्थिति नहीं बनती है तो निस्संदेह आपको ये सब सारी चीजें छोड़ करके खुद के व्यापार के बारे में विचार कर लेना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक है, आप प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं, आपकी कुंडली में इसकी स्थिति भी बन रही है। दूसरे सवाल का उत्तर, मानसिक परिस्थिति, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उसका उपाय। गुस्सा क्यों आता है वो मैंने बताया, शनि पे, शनि की दृष्टि का प्रभाव सूर्य पे, और ये क्रोध कर्क लग्न के होने के कारण भी ज्यादा हो रहा है। दूसरा, जन्म कुंडली में स्वभाव का भाव ये है, अब ध्यान से समझिए, तो अष्टम भाव के अधिपति अगर नीच के होंगे तो निस्संदेह ये जातक के लिए तो एक अच्छी बात होगी, पर स्वभाव को गर्म भी कर देंगे क्योंकि गुरु के साथ बैठे हैं। और वस्तुतः जरा गौर करिए तो वो नवमांश लग्न कुंडली में तो चलिए नीच के हुए हैं, नवांश कुंडली में व्यक्तित्व में ही आकर के समा रहे हैं। एक स्थिति में आने के बाद व्यक्ति का क्रोध निरंतर बढ़ता जाता है, हालांकि उसके पास अनुभवों का अंबार भी बढ़ेगा क्योंकि चंद्रमा भी साथ में बैठ रहे हैं और शुक्र गुरु के साथ बैठ रहे हैं। ऐसी स्थिति व्यक्ति को वक्त के साथ अनुभव भी देती जाएगी। इसका मतलब है कि अभी आप जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था में गर्म होना आसान है। इस अवस्था में मैं भी अगर था तो मैं भी था, ये एक अवस्था की भी बात होती है। और दूसरी बात है कि अभी बालकपन की अवस्था में आप गुजर रहे हैं, इस कारण से भी कई बार व्यक्ति के जीवन में क्रोध की अधिकता होती है। और ये स्थिति अभी आपकी कुंडली में मैं समझता हूं कि जब तक आपकी कुंडली से केतु की दशा नहीं आएगी तब तक आपको अनुभव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुभवी ग्रह केतु ही होते हैं, वही आपको अनुभव देंगे जो 2025 में आएंगे। क्लियर है यहां तक? इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका उपाय सिर्फ इतनी सी बात है कि आप खुद को कितना समझते हैं, और दूसरा शिव जी की पूजा, अपने मन को कितना शांत रखना है। अगर सूर्य भगवान के 108 नाम का जो स्तोत्र है, जो महाभारत के वन पर्व में से लिया गया है, अगर उसकी उपासना हो सके तो जरूर किया करिए। उससे व्यक्ति को क्रोध में, और उससे अगर ऐसी स्थिति कुछ भी नहीं है तो आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लिया करिए, इसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। शिव जी को दही अर्पित किया करिए, ये काम भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। क्लियर है? अब अगला सवाल इन्होंने पूछा है, वैवाहिक सुख कितना है? यहाँ पे चंद्रमा और बुध जैसे दो शुभ ग्रह का प्रभाव है। यहाँ के अधिपति नीच के हैं लेकिन गुरु के साथ बैठे हैं, और यहाँ पे मंगल की उच्च दृष्टि। दाम्पत्य का सुख ठीक है, दाम्पत्य में कमजोरी नहीं है, लेकिन यहाँ के अधिपति और यहाँ से शुक्र षडाष्टक में है, और यहाँ से
गुरु और शनि, तो इस तरफ एक पापक ग्रह और एक तरफ इधर पापक ग्रह। लेकिन मंगल की उच्च दृष्टि यहां पड़ करके और चंद्रमा और बुध राहु की दृष्टि जो पड़ेगी वो अच्छी पड़ेगी, क्योंकि राहु भी मित्र की दृष्टि को देखेंगे, बुध भी मित्र की दृष्टि को देखेंगे। चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह अगर लग्नेश देखेगा तो इस भाव में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आने देगा। मंगल की भी उच्च दृष्टि पड़ रही है, इस भाव के पीछे शुभ ग्रह की राशि बनी और इस भाव के आगे पापक ग्रह की राशि बनी है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि बनी है, जहां के अधिपति व्यक्ति के जीवन में देख करके अपनी ही राशि को इस भाव को बल देंगे। इसका मतलब यह होता है कि दांपत्य का सुख कभी भी कमजोर नहीं है। आप इसको और भी यहां से देख सकते हैं, तो लग्न में ही उच्च के शनि चंद्रमा के साथ व्यक्ति की पत्नी भी कारगर या काम करने वाली या काम करने के गुण या ऐसे कई क्षेत्रों में काम करके अपना अनुभव हासिल करने वाली या कामगर होती है। मतलब आप उनको भी नौकरी या काम पे लगा सकते हैं, ऐसी कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। वो कर्म में सपोर्ट करेंगी और साथ ही साथ कभी भी दांपत्य टूटेगा नहीं, धन हमेशा रहेगा, पर वाचाल हो सकती हैं, अनुभव आपसे ज्यादा होगा, ये बात पक्की है। ये इतना सा सवाल। नौकरी या व्यवसाय दोनों में ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? आपकी कुंडली में सूर्य 12वें है, गुरु शनि नीच के शनि के साथ बैठे हैं और शनि का नीच भंग में बहुत ज्यादा अच्छा होता नहीं देख रहा। इस वजह से मैं इतनी बात कहूंगा कि अभी आपके पास उम्र है तो 3 साल और इंतजार कर लीजिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर छोड़ दीजिएगा। बेवजह का वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब मैं नहीं समझता हूं। मैं बाकी के पंडितों की तरह आपको ये नहीं कहूंगा कि ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, फलाना ढीमा का बाजा बजाओ। नहीं, नहीं तो नहीं, क्योंकि हाँ, ग्रह कमजोर जरूर हो रहे हैं और निस्संदेह ये बात यहां कर्क लग्न की कुंडली जब बन जाए तो कुछ लोग कर्क लग्न वालों को व्यवसाय करने के लिए मना करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु हैं, वो संभाल लेंगे, और दूसरा शुक्र भी है और गुरु से दृष्ट है, उसके पास अनुभव भी वक्त के साथ हो रहा है, क्योंकि यहां भी गुरु और शनि शुक्र साथ में बैठे हैं। यहां पे भी गुरु चंद्रमा के साथ जा रहे हैं। आप बाहर भी जा सकते हैं, बाहर जाकर के मतलब डॉलर में कमा करके रुपीज में खर्च करने का काम आपकी कुंडली में बनता है। चंद्रमा अगर पापक नहीं होते, बुध के साथ वो केंद्र में नहीं बैठे होते, तो हालांकि यहां पे बुध और चंद्रमा का बैठना खराब नहीं होगा, लेकिन पापक हैं, इस वजह से ये थोड़े से कमजोरीपन के एहसास को देने वाला बना रहे हैं। वस्तुतः आपके पास इतना ज्यादा गुण हो गया है, भरे हुए हैं आप, कि आपको कई बार ये पता ही ना चले कि मुझे जाना कहाँ है। ऐसी स्थितियां भी दिख रही हैं। हालांकि सवाल बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं देखी जा रही है। सवाल अगला, भौतिकीय सुख और आय कैसा है? मंगल यहां बैठे हैं तो थोड़ी बहुत मशक्कत जरूर होगी। वहां तुला राशि के अधिपति है, माता से लाभ और पिता से लाभ। आपकी कुंडली में पिता भाव का अधिपति पिता भाव को देख रहा है, माता भाव का अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र माता से लाभ दे रहे हैं। और वस्तुतः चंद्रमा जन्म कुंडली में गुरु से केंद्र में है, बुध के साथ बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति हैं। इस वजह से थोड़ी बहुत मशक्कत, लेकिन चीजें ठीक है सामान्यतया। मैं इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए D12 चार्ट का अध्ययन करना चाहूंगा, जिसमें जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसमें पिता जो हैं वो आपको धन देने के लिए आतुर हैं और पिता भी मजबूत हैं, वो कमजोर नहीं है। उनके साथ मित्रवत व्यवहार भी रहे या दोस्ताना माहौल भी अगर घर में कायम रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा। माता का प्रभाव है, व्यवस्थित है, पर वो कई बार वैचारिक मतभेद शामिल कर सकती हैं और वो दरअसल आपको ज्ञान देने के लिए हमेशा ही तत्पर हैं। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि कभी भी किसी की बात जरूर काट दीजिएगा, पर माता की बात बिल्कुल ना काटिएगा। वो अनुभवी हैं, उनके पास गूढ़ और रहस्यमय चीजों का ज्ञान भी है और वो आपको हमेशा अच्छी सलाह देने को तत्पर हैं। कभी भी आपके जीवन में पत्नी के आने के बाद भी उनकी अवहेलना और उपेक्षा मत करिएगा, पक्की बात बोल के जाता हूं। अगला सवाल आपने पूछा है कि मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। मोती धारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी कुंडली में ये ठीक बैठे हैं, पापक हैं, पर आपके क्रोध को भी थोड़ा सा उससे बैलेंस मिलेगा। गुरु से केंद्र में है, उस पर किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव भी नहीं है और राहु के कारण बैठे हैं तो चलो ठीक है, फिर भी वो कम से कम लग्न में बैठे हैं। केंद्र में राहु बहुत ज्यादा व्यक्ति को अनुभवी बना देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे उच्च के शनि के साथ बैठने से यहाँ पे चंद्रमा का भी बल बढ़ेगा, उच्च के ग्रह के साथ बैठने से। और यहाँ पे चंद्रमा जो है वो गुरु के साथ जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ पे वो लग्नेश होते हैं, तो चंद्रमा का रत्न आपके जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। आप मोती धारण कर सकते हैं। अगर भोजन अच्छा है, लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, तो रुद्राक्ष की माला भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। दूसरी बात, कंठी जरूर धारण करना चाहिए। अपने जीवन में गुरु को आश्रय दीजिए, किसी गुरु से गुरु दीक्षा ले लीजिए, आपके लिए ये सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। भस्म लगाया करिए, शिव जी को चंदन अर्पित किया करिए, ये बात बहुत जरूरी है। माता पिता के साथ संबंध, खास पिता के साथ। आपकी कुंडली में मैंने पिता के साथ चर्चा करी है, पिता के साथ
दोस्ताना संबंध रखिएगा और माता के साथ भी संबंध मैंने बता रखी है। अब इस कुंडली को और भी गहराई से आपको बताता हूं। ये तो इनके सवालों का उत्तर था, फिर से समझते हैं। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? इस कुंडली में सबसे अच्छी बात यह हो सकती है कि धर्म भाव का अधिपति दशम में बैठा है, धर्म कर्माधिपति योग लगा, और चंद्रमा जो है वो सूर्य के ठीक आगे बैठे हैं, जिससे चंद्रमा को बल मिल रहा है। आगे शुक्र और पीछे सूर्य, जो कि जन्म कुंडली के धन के कमजोरी कहां? धन के अधिपति 12 में, कमजोरी ये। और धन भाव में शुक्र के बैठने से और जन्म कुंडली में उस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाने से, तो जन्म कुंडली में जरा विचार करिए तो चतुर्थ स्थान के अधिपति शुक्र को भाग्य भाव के अधिपति गुरु ने देखा है। इस वजह से व्यक्ति श्रवण पुत्र हो जाता है, या श्रवण कुमार की तरह हो जाता है। श्रवण पुत्र बोल रहा हूं, श्रवण कुमार की तरह हो जाता है। माता और पिता की जबरदस्त सेवा करे और उनके आशीर्वचनों के कारण व्यक्ति हमेशा ही प्रगति के पथ को धारण कर लेता है। इसका मतलब यह होता है कि केंद्र में एक ग्रह नीच के बैठे हैं। आपको अपने सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस करना है वो आपके करियर को करना है, और उसमें समस्या यह है कि आप कंफ्यूजन में हैं अभी भी कि मुझे करना क्या है। इसको पहले क्लियर करिए। तटस्थ होकर के आप कभी भी करियर का चुनाव नहीं कर सकते, आपको एक तरफ जाना ही होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली में यहां ये स्थिति बनी हुई है। और दरअसल सूर्य 12 में है, ऊर्जा का 6, धन भाव के अधिपति का 12 में जाना कमजोर। जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में मंगल का बाहर, मंगल विदेश भेजे, बाहर भेजे, जन्म स्थान से दूर जाइए, खूब दूर जाइए जितना दूर जाना चाहते हैं। जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति माता पिता पुत्र सुख सौख्य इन सब चीजों का वरदान प्राप्त हो जाता है। दाम्पत्य का सुख बढ़िया होता है, दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है। चंद्रमा और शुक्र का संबंध जब जन्म कुंडली में नजदीक का हो या साथ में बैठे हों तो स्थिति अच्छी होती है। अगर चलित चक्र की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी है उसके आधार पर चलित चक्र में कोई भी ग्रह बदल नहीं रहे हैं, सारे के सारे ग्रह यथावत हैं। अब 2-3 चीजें और बता देता हूं। आपकी कुंडली में नवांश कुंडली में उच्च के शनि का बैठना, शनि का नीच भंग कर रहे हैं। लग्न के अधिपति चंद्रमा का उच्च के शनि के साथ बैठना और लग्न में ही रहना, यह भी अच्छी बात है। इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन होगा? चंद्रमा स्वयं होंगे, क्योंकि यहां भी लग्न में, यहां भी लग्न में, यहां भी लग्नेश, और गुरु से केंद्र में गुरु की दृष्टि, और यहां भी गुरु के साथ। इसका मतलब है कि चंद्रमा को अगर प्रत्येक जगह गुरु का संग मिल रहा है, इसका मतलब है कि व्यक्ति कभी भी अधर्मी नहीं होगा, विधर्मी नहीं होगा, धर्मांध नहीं होगा, धर्मभीरू नहीं होगा, और कभी भी दान दे करके किसी को बताने वाला नहीं होगा। वो देता रहे और सामने वाले को पता भी ना चले। अपने अंदर सद्गुण का विकास करने की आपके अंदर प्राबल्यता ज्यादा है। आप जितना ज्यादा हो सके मानसिक रूप से उत्थान कर सकते हैं, और आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत ही तीव्र और प्रखर है, क्योंकि लग्न में बुध बैठा है। ये आपको किसी भी परिस्थिति में, आपको किसी भी परिस्थिति से निकालने के लिए काफी है, क्योंकि सूर्य भी जन्म कुंडली में मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि यहां भी मित्रवत, यहां भी सामान्यतया ठीक है, यहां भी बहुत अच्छी है। शत्रुओं से कभी भी लड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। आप जहां खड़े हो जाएंगे वहां से शत्रुओं का भागना निश्चित है, कभी भी डरने की बात नहीं है। बस आप अपने आत्मबल को कमजोर मत होने देना, और साथ ही साथ अपने आप को कंसंट्रेशन में कभी भी उसकी कमजोरी ना रहे, ताकि टेबल पे बैठने के बाद आपको यह ना पता चले कि मुझे करना क्या है। यह चीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो बात कमजोरी वाली हो जाएगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? वही परम धाम है जहां से लौट करके प्राणी कभी आते नहीं है। वो मेरा धाम है, वो वैकुंठ धाम है, जहां से ब्रह्मलोक में भी जाएंगे तो आपके पुण्य का क्षय होने के बाद आपको वापस आना पड़ता है। पर जो व्यक्ति अब यहाँ पे, अब जरा समझने की बात है कि यहाँ पे भगवान ने अपने लोक के बारे में बताई, अपने लोक के बारे में। यहाँ पे ब्रह्मलोक के बारे में चर्चा करी, अब यहाँ पे वैकुंठ लोक के बारे में उन्होंने चर्चा करके ये बताया है कि व्यक्ति जब उस गति को प्राप्त होता है जो मेरे ही की तरफ आने की स्थिति में हो, उसकी दिशा जो है, उसकी गाड़ी की चाल मेरी तरफ बढ़ रही है, और जैसे ही वो मुझे प्राप्त कर लेता है, फिर मैं उसे इस धरा पे नहीं भेजता। तो आपकी गाड़ी कहां जा रही है? आपकी गाड़ी कहां जा रही है? ब्रह्मलोक की तरफ, या वैकुंठ लोक की तरफ, या स्वर्ग लोक की तरफ, इंद्रलोक की तरफ? कहां जा रहे हैं? तो हमें हमारे गति को इस तरफ से बढ़ाना है, और ऐसे कृत्य में अपने आप को लगाने की आवश्यकता है कि निस्संदेह हमें वही लोक की प्राप्ति हो। तब तक के लिए
कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। बहुत बहुत नमस्कार।